नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की घटना पर इन सबके मुंह बंद हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि अगर वे बोलेंगे तो उनकी वोट बैंक खिसकती दिखाई देंगी। उनके पैरों की जमीन जिस पर वे खड़े हैं वे अंगारे उन्हें ही जलाती दिखाई देंगी। इसलिए वे मौन है, इस पर बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अन्य मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है पर बांग्लादेश दिखाई नहीं। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए। हमारी विरासत का संरक्षण हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है। आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है।
क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है और सरकार न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून को सख्त बना रही है। EFIR पंजीकरण से लेकर 23 सुनवाई तक ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपराधी सजा से न छूटे। नए कानून अब महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड लगाते हैं, जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास भी शामिल है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है,
तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा से ही स्पष्ट रखा है। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं बनाती है जो किसी जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के मद्देनजर तैयार की जाती है। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जो लोग बलात्कार कर रहे हैं उनके घर बुलडोजर नहीं, उनको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सूली पर चढ़ा देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस एनसी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ये बेमेल निकाह है, जल्द तलाक हो जाएगा। राहुल गांधी उनसे मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी जी को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जो लोग बेटियों की इज्जत को, असमत को, अस्मिता को रौंद रहे हैं, बुलडोजर नहीं, उनको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने देश को जोड़ने की बात की थी। राहुल गांधी जी को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग बेटियों की इज्जत को, असमत को, अस्मिता को रौंद रहे हैं, बुलडोजर नहीं, उनको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, कैसे वो इस तरह की बात कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि बुलडोजर कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको अगर सजा दी जाती है, मैं तो चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का जो पैटर्न है पूरे देश पे लागू हो। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कुछ सीटों पर लेकर विवाद भी है, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के साथ लेकर? बेमेल निकाह है, जल्दी तलाक हो जाएगा। राहुल गांधी जी को ये बात साफ करनी चाहिए, क्या वो कश्मीर में दोबारा 370 लगवाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं? अफसोस ये है कि राहुल गांधी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। जो पुरानी कांग्रेस थी उसने देश को जोड़ने की बात की थी। इसलिए पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मुझे अफसोस होता है
कि अखिलेश यादव जी जैसा नेता, शरद पवार जी जैसा नेता, ममता बनर्जी जैसी नेता, उद्धव ठाकरे जैसे सीनियर लीडर अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं, जिनका मानसिक संतुलन खो चुका है, जिन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। राहुल गांधी जी को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। मायावती ने कमेंट किया है कि सपा और कांग्रेस से उनका कभी गठबंधन नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी ने महन मायावती जी की तारीफ की है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मायावती जी को बना दें, बहन जी को बना दें, हम समर्थन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रीच इलाके में 1100 पेड़ों की कटाई को लेकर एलजीवी के सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों के हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि एलजी खुद साइट पर निरीक्षण करने गए थे, लेकिन अब बात को गोलमोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पूछी गई तो बताया गया कि एलजी रीच के इलाके में नहीं बल्कि अस्पताल का निरीक्षण करने गया। दिल्ली के सतबड़ी रिज इलाके में करीब 1100 पेड़ गैरकानूनी तरीके से बिना परमिशन के काटे जाने का मामला चल रहा था और इस विषय में कई तरीके की कंफ्यूजन्स चल रही थी और मैं और हमारी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि खुद एलजी विनय सक्सेना पेड़ काटने वाली साइट पे 3 फरवरी 2024 को गए थे। कोर्ट ने जब ये बात पूछी तो कोर्ट में भी इस बात को गोलमोल करके बताया गया, नहीं एलजी साहब वहां नहीं गए थे, एलजी साहब हॉस्पिटल के विजिट पे गए थे। तो सबसे पहले तो ये सबूत आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें ये बात स्थापित हो गई कि एलजी साहब खुद 3 फरवरी 2024 को उस पेड़ कटने वाली साइट पे गए थे। और वो बात साबित होती है प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील बख्शी, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुनील बख्शी के हलफनामे से, जिस हलफनामे में वो कहते हैं कि एलजी उस जगह पहुंचे और एलजी ने जो डायरेक्शन दी वो इसमें लिखी हुई। दूसरा एफिडेविट है डीडीए का। डीडीए के मेंबर इंजीनियरिंग मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता ने भी अपने एफिडेविट में लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया हुआ एफिडेविट है, ऑन 3rd February 2024 Honorable LG, after completing the visit to Central Armed Police Force Institute of Medical Science, had a stopover on CAP FIMS Road where he reviewed the progress of road construction work, emphasizing on the expeditious execution of the said work. एलजी साहब ये बात आज तक छिपा रहे थे कि वो इस लोकेशन पे गए। वो बाकायदा उस सड़क पे रुके जिस सड़क को चौड़ा करने के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटा जाना था और उन्होंने डायरेक्शन दी कि इस सड़क को तुरंत चौड़ा किया जाए। मेरा सवाल ये है, आज विनय सक्सेना जी को 2 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में, छोटी छोटी बातों पे वो 10-10 पन्ने की चिट्ठी लिखते हैं सीएम साहब को। क्या विनय सक्सेना जी को ये अभी तक मालूम ही नहीं है? वो इतने भोले हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि जंगल के अंदर अगर पेड़ काटोगे तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। ये कैसे हो सकता है? और ये कैसा मजाक उड़ाने वाला प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अफसरशाही से पूछा कि क्या किसी ने एलजी साहब को बताया? मेरे को लगता है सवाल तो ये होना चाहिए कि ये कैसे एलजी साहब है, इन्हें अब तक ये पता ही नहीं है। ये तो दिल्ली के बच्चे को पता है। एक छोटी सी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कोई आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी भी होगा तो उसको पता है पेड़ काटने के लिए आपको ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए।
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को पता है पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए। हॉर्टिकल्चर एमसीडी के माली को पता है, माली को 8वीं क्लास माली को पता है दिल्ली में एमसीडी के कि पेड़ को काटने के लिए ट्री ऑफिसर की परमिशन चाहिए। एलजी साहब को किसी ने बताया या नहीं बताया? मुझे लगता है एलजी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए दिल्ली वालों को कि उन बेचारों को पता। यूपीएस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिस पर इस राज्य में कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी है। ये पेंशन 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों को मिलने लगेगी। इस नई पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। योजना की खासियत यह है कि कर्मचारी की मौत के बाद भी उसके परिवार को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस अस्तित्व में थी, जिसकी जगह पर सरकार यूपीएस को लेकर आई है। ऐसे में जानते हैं कि ओपीएस और यूपीएस में मुख्य रूप से क्या अंतर है और इसमें किस तरह के बदलाव हैं। कंगना के एक बयान ने खासा विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने ये बयान किसान आंदोलन को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर बस हिंसा फैलाई जा रही है। उन्होंने इसे एक षड्यंत्र करार दिया, साथ ही इसमें विदेशी शक्तियों का भी आरोप लगाया। इस बयान के बाद देश में राजनीतिक माहौल का एक बार फिर से बीजेपी के विरोध में आता दिख रहा है। बिहार में गया धनबाद रेल खंड पर फिर रेल हादसा हो गया। NH 82 रसलपुर फाटक के पास रविवार को मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी पर कोयला लदा हुआ था। मालगाड़ी की 8 बोगियां पटरी से अलग हो गई। इस घटना से NH 82 मुख्य मार्ग गया नवादा रसलपुर रेलवे फाटक पर आवागमन भी बाधित है। NH 82 पर कई गाड़ियां फंसी हैं। खबरों के मुताबिक मालगाड़ी की 8 बोगियां बेपटरी हो गई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज आवाज के साथ मालगाड़ी की बोगियां बेपटरी हो गई। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव चरम पर चल रहा है। दोनों के बीच लगभग जंग जैसे हालात हो गए हैं। लेबनान सीमा पर दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। रविवार तड़के इजराइल के हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर करीब 320 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमला करते ही इजराइल में सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। IDF ने आगे बड़े हमले की आशंका को देखते हुए पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।